विन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप इस बीच में हमारे बीच में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें कई सारे लोग हैं जो अपने अपने विचार के माध्यम से नक्सलवाद के सीमित जितने भी हैं एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करने के प्रयास करेंगे। इस बीच में कई सारे आयाम हो सकते हैं जिसमें नक्सलवाद की समस्या हो सकती है, नक्सलवाद की समस्या के उपाय क्या हैं, नक्सलवाद के कारण क्या रहते, पर्पस क्या हो सकता है, और इसमें किस प्रकार से ये नक्सलवाद अपने आयाम को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा हद तक क्या है प्रभावित हुआ है और हर क्षेत्र इससे प्रभावित रहा है। इसके समाधान के लिए सरकार किस प्रकार से प्रयास कर रही है, साथ ही साथ में आम जनता जो है किस प्रकार से इस पर, इसके विचारों को लेकर के इससे प्रभावित हो जाते हैं और इससे क्या है इसी में लगे हुए रहते हैं। इस पर विचार करेंगे। एक अलग तरीके से एस्पेक्ट्स हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं, नए नए आयाम हमारे पास सामने मिलेंगे। इस पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको एक महत्वपूर्ण एक स्टूडेंट्स हैं जिसको मिलवाता हूँ, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें अपने अपने विचार रखेंगे। अलग अलग लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, बताएंगे। इसमें रेणुका, अपने विचार बताइए कि नक्सलवाद के संदर्भ में आप क्या समझते हैं। आप अपना ओपिनियन बताएंगे, किस प्रकार से नक्सलवाद का उद्देश्य क्या रहा है, किस आधार पर लेकर के ये आए हुए हैं, इसके क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रहा है, इनके बारे में अपने विचार रखेंगे। यस, स्टार्ट्स। जी सर, पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। नक्सलवाद आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। अगर उसको देखा जाए तो निश्चय ही यह प्रश्न आज विचारणीय है कि नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है या विषमता से उत्पन्न एक लावा है। विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं, वह इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं एवं दमन शोषण की पीड़ा से उपजा एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह समझकर इसका पक्ष पोषण करते हैं। अगर नक्सलियों की भाषा में देखा जाए तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हाँ, अब हमने उठा ली है तुम्हारे खिलाफ बंदूक, तुम जो समझते हो तमंचों की भाषा। नक्सलवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। यहाँ जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इनमें चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी का नाम प्रमुख है। कुछ कम्युनिस्टों द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया गया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति वह पद्धति है जिसमें अचानक से छिप कर वार किया जाता है और इसे ही नक्सलवाद कहा गया। भारत में ज्यादातर नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके जरिए वे मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वह अपनी जनताना सरकार को लाना चाहते हैं। भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित थी, कि जो नक्सलवादी समस्या है वो माओवाद चीन से प्रभावित है। नक्सलिज्म में एक शब्द जो बहुत ही ज्यादा आजकल प्रचलित है वो है शहरी नक्सलिज्म। इन दिनों शहरी नक्सलवादी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं, जिसे अर्बन नक्सलिज्म भी कहा जा रहा है। इसका अर्थ उन शहरी आबादी में रहने वाले लोगों से है जो प्रत्यक्ष तौर पर नक्सलवादी तो नहीं है, पर नक्सलवादी संगठनों के प्रति, उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कई बार इन पर नक्सलियों के लिए युवाओं की भर्ती कराने का आरोप भी लगता रहा है। नक्सलवाद के चरण को अब अगर हम देखें तो ये 3 चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण, जिसमें 1967 से 1980 तक का समय नक्सलवादी गतिविधियों का प्रथम चरण था। ये चरण मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी पर आधारित था और इस समय जो आंदोलनकारी थे वो अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी बातों को सरकार के सामने रखते थे और किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियां नहीं करते थे। दूसरे चरण में अगर हम देखें तो ये 1980 से 1904 तक था। इसमें नक्सलवादियों का व्यवहारिक विकास हुआ और वे
पहले चरण की अपेक्षाकृत दूसरे चरण में कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए। और अगर तीसरे चरण में हम देखें तो ये 2004 से वर्तमान की परिस्थितियों को जोड़कर देख सकते हैं। इस चरण में वे अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी आक्रामक तरीके का प्रयास करने के लिए पीछे नहीं हटते। और उदाहरण स्वरूप हम देखें तो वर्तमान में कई ऐसे नक्सलिज्म घटनाएं घटी हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण भी कई प्रकार के हैं। ओके ओके ठीक है। जिनमें ओके ठीक है रेणुका, काफ़ी अच्छे से इसमें सामने आपने प्रस्तुत किया। हम आपके पास फिर से पहुंच रहे हैं, उसके पहले हम किसी दूसरे के विचार को रखते हैं कि किस प्रकार से नक्सलवाद के संदर्भ में अपने विचार रखते हैं, इसके संदर्भ में उसके बाद फिर से आपके पास पहुंचूंगा मैं। इसके पहले मैं पहुंचता हूं यहाँ पर संजीता की किस प्रकार देखते हैं नक्सलवाद की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है, उनके आयाम किस प्रकार हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में अपनी बात रखेंगे। यस संजीता। गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून। ये नक्सलवाद जो है वो आंतरिक विद्रोह हुआ था जिसके अगुवा सत्यनारायण सिंह थे और मजूमदार, ये दोनों की उस आंदोलन में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये जो नक्सलवादी विचारक हैं इनका कई शाखाओं में विभाजन हो गया और ये अपने मूल लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गए और इस तरह से ये नक्सलवादी विचारधारा आगे बढ़ी। और ये नक्सलवादी विचारधारा है जो उसका विस्तार जो है वो भारत में लगभग भौगोलिक क्षेत्र के 40% भाग पर इसका विस्तार हो चुका है और इसका विस्तार भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में है। और नक्सलवादी विचारधारा का जो मुख्य कारण है वो प्रारंभिक में तो ये भूखमरी, आर्थिक गरीबी और पिछड़ापन था, किंतु इनका जो लक्ष्य है वो भटक गया है और इनका नक्सलवादी जो हैं वो हिंसात्मक विचारधारा पे विश्वास करते हैं। भारत में भीषण गरीबी और गरीबी में जो है उनके सामने जीवन यापन करना भी एक चुनौती है। तो गरीबी हटाने के नाम पे जो है वो कई राजनीतिक नेता आते हैं और भूमि सुधार पर ध्यान नहीं देते और किसानों को उसके उत्पादन का फल नहीं मिल पाता है और श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता आया है। तो इस कारण से वो अहिंसात्मक रूप से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और इसका मुख्य कारण जो है वो सामाजिक कारण देखें तो अशिक्षा है और प्रशासनिक असमानताएं जो हैं वो नक्सलवाद को मुख्य रूप से जन्म देती हैं। और ये नक्सलवादी समस्या जो है वो लगभग पूरे देश में व्याप्त है और इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में देखें तो दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और यहीं से अधिकतर जो है वो नक्सलवादी आक्रमण करते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 6 अप्रैल 2010 को जो है वो नक्सलवादी हमले हुए थे जिसमें से उसका प्रभाव देखें तो उसमें 76 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और एक रेल की पटरी को कोलकाता जाने वाली ज्ञानेश्वरी नाम एक्सप्रेस नाम था उसको पटरी से उतर गई और उसमें 150 से अधिक यात्री मारे गए थे। और इस तरह से देखें तो नक्सलवाद से इसका जो प्रभाव जो है उससे समाज में अस्थिरता आती है और एक डर पैदा हो जाता है, समाज में इससे अस्थिरता आती है और इस तरह से जो नक्सलवाद का प्रभाव हम देख सकते हैं। ओके सो वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। कई सारे कारणों के आधार पर आपने इसको विस्तारित किया, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया काफ़ी अच्छा रहा है। इसके पहले मैं पहुंच रहा हूं अंजू प्रधान, प्लीज़ आपने क्लियरिटी रखें कि किस प्रकार से नक्सलवाद की समस्या और उसके समाधान हो सकते हैं, कैसे पहले इसके विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपने इस पर बात रखें, अपने विचार रखें। क्या है ये अंजू प्रधान?
यस, नक्सलवाद उग्रवादी राजनीतिक संगठन का सदस्य है जो 1969 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विरासत का दावा करता है। नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से लिया गया है। 1967 में नक्सली किसान विद्रोह हुआ था। नक्सलवाद के इतिहास। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म का गठन किया गया, जिसके मुखिया दीपेंद्र भट्टाचार्य थे। यह लोग मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर काम करते थे। 1969 में पहली बार चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू कर दिया। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहले आवाज नक्सलवाड़ी से ही उठी थी। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि जमीन उसी को जो उस पर खेती करे। नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था। इस आंदोलन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस आंदोलन का प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के रूप में आई। उद्देश्य। नक्सलवाद का उद्देश्य छोटे किसानों के लिए था। उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इस नेताओं में चारू मजूमदार, कान्हू सान्याल और कन्हैया चटर्जी का नाम प्रमुख था। कुछ कम्युनिस्ट द्वारा गुरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ही नक्सलवाद कहा जाता है। भारत में ज्यादातर नक्सलवाद माओवादी विचारधाराओं पर आधारित है। भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था, वहीं आज का माओवादी चीन प्रभावित है। ये मजूमदार माओवाद हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने का पक्षधर है। इसके अलावा अपने उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का हिंसा को उचित मानता है। नक्सलवाद उत्पत्ति के कारण। नक्सलियों का कहना है कि उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी कर रही है। वे जमीन के अधिकतर एवं संसाधनों के वितरण से संघर्ष में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवादी प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी हैं और यहाँ जीवन यापन की बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। इन इलाकों में प्राकृतिक संपदा के दोहन एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कंपनियों ने कई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था, न शिक्षा और न स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, न ही रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के ओके, ठीक है अंजू, आपके पास फिर से मैं पहुंचता हूं। इसके पहले थोड़े से विचार इसके लिए सबसे पहले हम इससे पहुंच जाते हैं। पहले सरिता के पास चलते हैं कि इनके क्या विचार हैं इस पर, और जानने का प्रयास करते हैं अपने विचार, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सरिता, गिव योर पॉइंट।
पुट ऑन योर पॉइंट। यस। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में हुई थी। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। कुछ कम्युनिस्टों द्वारा गुरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया गया। इसे ही नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलवाद साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। इन विद्रोहियों ने अपने अनौपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। नक्सलवाद का इतिहास। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया। 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। वर्तमान समय में भारत में कई राज्यों में नक्सलवाद का असर दिखता है, जहां तक कि नक्सलवाद केरल, पंजाब, हरियाणा में भी अपनी उपस्थिति दिखा चुका है। इसके 2005 में बिहार में जहानाबाद में जेल तोड़ अभियान तथा 2009 से 2010 में छत्तीसगढ़ में बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवादी कार्यवाही नक्सली सक्रियता को अभिव्यक्त करता है। नक्सलवाद के कारण भूमि का असमान वितरण, वनों की सफाई, आर्थिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, यातायात शिक्षा सुविधा का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। ठीक है, ओके सरिता। यस सरिता, काफ़ी कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे हैं आपने। नक्सलवाद के कारणों पर भी आपने जो भी चर्चा किया काफ़ी अच्छा रहा। इस पर आपके पास फिर से मैं पहुंचता हूं। इसके पहले मैं इसके कुछ नए आयाम को देखते हैं, इसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊँगा। रेणुका, आप ये बताएं कि इसमें कई सारे आयाम हैं, आपने भी इसमें बताया था, इसमें कई सारे पॉइंट्स आपने बताया था, रखा था, जहाँ पर इसके विस्तार के संदर्भ में, लेकिन विस्तार के साथ ही साथ में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और किस तरह से प्रयास हमारा जारी है, हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी इसमें क्या कर सकती है, इन सभी कारणों पर आपके विचार क्या हैं, किस तरह से इसे देखते हैं आप, इस पर थोड़ा सा बताएंगे। यस रेणुका। जी सर, आमतौर पर जो कानून व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार का विषय होती है और उन पर कानून बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य होता है वो राज्य का ही होता है। लेकिन नक्सलवाद की विकटता और उनकी गंभीरता को देखते हुए सन 2006 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह फैसला लिया कि जो नक्सलवादी प्रॉब्लम है उनको निपटाने के लिए जो कानून है और जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएंगी और उसके लिए गृह मंत्रालय में एक प्रभाग भी बनाया गया। सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है। सरकार वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48,877 किलोमीटर सड़कें बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक एक विशेष पहल की शुरुआत भी की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन जिलों में वहां के युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। और 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय समाधान नाम की एक कार्य योजना की भी शुरुआत की थी और ऑपरेशन समाधान भारत में नक्सली समस्या को हल करने के लिए ये जो पहल है वो गृह मंत्रालय के द्वारा ही लाई गई थी
और जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं मुख्यतः 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं और वहाँ नए नए विद्यालयों और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो नक्सली हैं उनको हिंसा का रास्ता छोड़कर समर्पण करने वाले जो नक्सली हैं उनके लिए सरकार पुनर्वास की व्यवस्था भी करती है और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी देती है ताकि वो अपने आगे के जीवन में कुछ कार्य कर सके और अच्छे से रह सके और सेटल हो सके। गुड गुड, अच्छे पॉइंट्स थे, जी काफ़ी सर। अच्छे पॉइंट्स थे जिसमें आपने इस तरह से अपने पॉइंट्स रखे जो कि सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास नक्सलियों के संदर्भ में, उसमें किस तरह से आम जीवन में घुलने मिलने के लिए कई सारे प्रोत्साहन राशि हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा इस प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वह इम्पॉर्टेंट होगा जो कि हो सकता है सहायक सिद्ध होगा, आगे चल करके काम आएंगी। इस पर भी आपको चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपके पास फिर से पहुँचूँगा। इससे पहले मैं एक छोटे से पॉइंट्स को लेकर के इनके विचार को समझने का प्रयास करता हूं। मैं रितु के पास पहुंचते हैं। रितु ढरिया, यस रितु, आप अपने जो विचार के माध्यम से ये बताओ कि आपने किस प्रकार से नक्सलवाद के जो प्रसार हैं या फिर नक्सलवाद की जो समस्या हैं वह किस हद तक जा चुकी है, इस पर हमारे आम जीवन है वह किस प्रकार से प्रभावित हैं और इसको सरकार या हमारे अनुसार हम कैसे इसको निपट सकते हैं, इस पर किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं या फिर हमारे द्वारा कैसे मिलकर के इस पर इसे निपटारा किया जा सकता है, इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, इस पर अपना विचार रखें, ब्रीफ में बताएंगे, कोशिश करिए। तो नक्सलवादी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत से अच्छे प्रयास किए हैं, जिनमें से मैं कुछ उनके नियमों को बताना चाहूंगी। सरकार नक्सलवादी चरमपंथ से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। सरकार नक्सलवादियों से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। नक्सलवादियों से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्ककर्ता यथासंभव विस्तार करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय। सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप नक्सलियों के हौसले कमजोर हुए और तथा वे अपने आप को सरकार के हवाले आत्मसमर्पण करते हैं। ओके, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे आपके और जो पॉइंट्स थे बहुत ही रिलायबल थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहे हैं और उस पर भी एक तरह से समाज और हमारे जो सोसाइटी है उस पर भी ध्यान दे रही है। इस पर भी हम कितना इस तरह से फोकस्ड हैं, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करें और इसको लेकर के किस तरीके से जो सरकार है वह भी प्रयास तो कर रही है, साथ ही साथ में जो जनता है वो आम जनता है किस प्रकार से प्रभावित है इस समस्या को लेकर के, आदिवासी तबके किस प्रकार से प्रभावित हैं और इसके लिए आम जनमानस है वे कैसे इसको सॉल्यूशन करने के लिए कई सारे उपाय भी कर रहे हैं, इसको किस प्रकार देखा जा रहा है। मैं सरकार को ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है जहां पर आदिवासी तबके के लोग हैं, उस क्षेत्रों पर विकास के कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसे हैं उस क्षेत्र पे कई सारे सुविधाओं को फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ संविधान की 5वीं अनुसूची पर भी फोकस करना चाहिए, उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। जो विकास है वो नीचे तबके तक पहुँचे, हर तबकों तक पहुँचे, इस प्रकार से जो विचार है आपने इस प्रकार से कई सारे पॉइंट्स रखा, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स था। मैं आगे चलता हूँ, इस पर विचार करते हैं, इसको किस प्रकार से देखते हैं, इसको समाधान के लिए किस प्रकार से उपाय काफ़ी आप लोगों ने बताया और साथ ही साथ मैं ये इसमें देखना चाहूँगा कि क्या सरकार इसको पूरी तरह से समाप्त कर दे और अपने इसको एक सामान्य तौर पर देखा जाए, हर तबके के लोग इसको एक तरह से नक्सलवाद के जो प्रभावित क्षेत्र हैं पूरी तरह से निजात पा सकें, उस पर किस प्रकार से जो कि एक पूरी तरह से कार्य कर सकेगा,
क्या है, जैसे जैसे देखते हैं हम खालिस्तान मूवमेंट जिस प्रकार से चला था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और लोग एक सामान्य जीवन में आ गए, घुल मिल गए और एक तरह से अभी समाप्त हो गए, किसी प्रकार के इस प्रकार से देखा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको भी देखें तो यह आंतरिक इशू का मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि इसे कैसे निपटारा पाया जा सकता है। तो इस पर मैं 2-2 मिनट में आप लोगों से एक राय लेना चाहूँगा। इसमें कंक्लूड करेंगे किस प्रकार से, 2-2 मिनट में प्लीज़ जल्दी से बताएंगे कि क्या आपके विचार हैं, किस प्रकार से इसे सरकार पूरी तरह से निजात पा सकती है। मैं सबसे पहले पहुंचता हूं यहाँ पर संजीता के पास में और बताएंगे कि अपने विचार किस प्रकार से हैं, कि क्या है इसको पूरी तरह से सरकार इस पर अपना फोकस कर सकती है या हम कर सकते हैं। सर, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो कम्युनिकेशन गैप, उसमें जो भाषा की विविधता होती है, वो आदिवासियों की भाषा हम अच्छे से नहीं समझ पाते और हमारी भाषा वो अच्छे से नहीं समझ पाते। तो जितने भी योजनाएं बनती तो हैं, लेकिन उनका संचालन नहीं हो पाता है। उनको पता ही नहीं है कि इससे उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और एक देखें तो जो सामाजिक एक अलगाव महसूस करते हैं जो आदिवासी और ये किसान पिछड़े वर्ग के लोग, जिसके कारण उनके मन में एक रोष पैदा हो गया है कि वो उस देश से स्वयं को जो है कटा हुआ महसूस करते हैं और उनमें एक हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा हो गई है। तो उनको उनमें देश प्रेम की भावना जगा के, उनको जागरूक करके, शिक्षा प्रदान करके, उनको हिंसात्मक पहलुओं को उनको छोड़ने के लिए जैसे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होगी तो उसमें वो अपना जो मत है वो रख सकते हैं और उनके अनुकूल जो है कुछ योजनाएं उनके अनुकूल उनका राय लेके उनका संचालन कर सकते हैं, जिससे उनको भी फायदा हो और वो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान रहेगा। तो उनमें ये जो है नक्सलवाद की प्रवृत्ति ही पैदा नहीं होगी। ओके, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने कहा कि जो कि हमको कम्युनिकेशन जो गैप है उसको हमको फोकस करना चाहिए। वो सबसे जो मेजर पॉइंट था आपने उसको इंक्लूड किया, काफ़ी अच्छा पॉइंट था। चलिए इस पर मैं फिर से आपके एक और पॉइंट्स हैं जिस पर पहुंचते हैं हम। अंजू, इस पर कंक्लूड करिए कि किस प्रकार से सरकार या फिर हम मिल करके किस प्रकार से इसको निजात पा सकते हैं। हाँ, सरकार द्वारा कानून व्यवस्था लागू करना, बनाए रखना और कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार, रोजगार, सड़क निर्माण, हर प्रकार के योजना उसको विकास करने की प्रेरित करना एवं उसके लिए योजनाएं बनाना, आर्थिक विकास नीतियों के सही क्रियान्वयन करना, हर प्रकार की सुविधा देना। आदिवासी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी तो उनके लिए शिक्षा है, शिक्षा का विस्तार करना, क्योंकि उनके सोच में ही है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं इस प्रकार से, तो उनके सोच बदलना आवश्यक है, तो उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक ठीक, ओके ओके, वेरी गुड पॉइंट। आपने बहुत ही मेजर इशू को बात किया। और ये जो शिक्षा है, जो कि शैक्षणिक स्तर पर यदि व्यक्ति क्या है शिक्षित हो जाता है तो वह सोच समझ की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो मेजर रोल प्ले करता है, शैक्षणिक विकास किया जाना चाहिए उन क्षेत्रों पर। काफ़ी अच्छा जो पॉइंट्स था, बहुत अच्छा उसमें बताया आपने। चलिए आगे मैं अपने पॉइंट्स को देखता हूँ कि इस पर हम पहुँचते हैं यहाँ सरिता की किस प्रकार ये अपने पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, इस पर रख सकते हैं कि कैसा इन्होंने मेजर परिवर्तन लाया जा सकता है इस क्षेत्र में, उस पर अपना विचार रखेंगे। पिछड़े क्षेत्रों में सरकार द्वारा रोजगार की प्राप्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके और वन विनाश पर रोक लगाकर वन क्षेत्रों में वन ही उन क्षेत्र के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन है। इसलिए वन विनाश को रोक करने से
नक्सलवाद को कम किया जा सकता है। और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और उन लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। पिछड़े क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए जिससे लोग जागरूक हों व नक्सलवाद को कम किया जा सके। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जाना चाहिए और भूमि सुधार आंदोलन को अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। अहिंसा को हथियार के तौर पर उपयोग किया जाना चाहिए जिससे नक्सलवाद को कम किया जा सकता है। ओके, गुड सरिता, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने कहा। अहिंसात्मक गतिविधि को सामने ला करके अपने हथियार के रूप में उपयोग करके हम इस प्रकार से देखें तो ज़्यादा बेटर होगा और इस प्रकार से हम इसे निजात पा सकते हैं। हम असमानता को दूर करके हम इसे निजात पा सकते हैं, जो कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बहुत माध्यम है। और इस प्रकार से हम काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने रखा। मैं एक लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को इस पर बात करना चाहूँगा। एक कंक्लूड करेंगे लास्ट पॉइंट को लेकर के, किस प्रकार से अपने विचार के माध्यम से। रेणुका, अपने प्लीज़ 2 मिनट में अपने विचार रखिए कि कैसे हम पूरी तरह से इसको एक सामान्य जीवन में देख सकें। हम नक्सलवादी जो शब्द है जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी उसको किस प्रकार से हम उसको उन्मूलन कर सकें, लास्ट में अंतिम किस प्रकार से हमें इस सामाजिक मुख्य धारा में इसे जोड़ सकते हैं। आप अपना विचार रखिएगा इसमें। जी सर, ऐसा जो नक्सलिज्म जो प्रॉब्लम है वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की समस्या समझी जाती रही है। ऐसा इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वो लगातार संविधान की जो 5वीं अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में जो बातें कही गई हैं उससे कतराती रही हैं। वास्तव अगर हम देखें तो जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपनी प्रकृति और अपने जो पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं दी हुई होती हैं उनसे बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं, उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और जो नए नए नियम कानून आ रहे हैं और जो उनके लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई, उनकी प्रकृति को जो नुकसान होता है उससे वो बहुत अधिक आक्रोशित होते हैं। तो इसलिए जो 5वीं अनुसूची के तहत ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की बात कही गई है उसे उन क्षेत्रों में लागू करना चाहिए। और जो ये एडवाइजरी काउंसिल होती है वे एक तरह की उनकी पंचायत होती है, आदिवासी पंचायत, जिसमें 20 सदस्य होते हैं और जिनमें 3/4 जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके जरिए वो अपने बातों को डायरेक्ट सरकार के पास बता सकते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, जिससे जो ये नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक कम हो सकती है। और अगर हम अंत में देखें तो ये सत्य बात है कि हिंसा से जो सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं वो कहीं ना कहीं अंत तक जाकर टूट जाती है या समाप्त हो जाती है। तो केवल एकमात्र हिंसा ही रास्ता नहीं है अपनी बातों को सरकार के सामने रखने का और लोगों को कहने का। अहिंसा और शांतिपूर्वक ढंग से भी अपनी बातों को सरकार के सामने रखा जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखा जा सकता है। और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम है उनको एक बिना किसी प्रकृति को नुकसान दिए या एक विशेष ढंग से उन पहुंचाया जाना चाहिए। जो योजनाएं और कानून बनाए जाते हैं वो किसी हद तक किसी कारणवश शायद अपारदर्शिता के कारण उन तक नहीं पहुंच पाती और उनकी योजनाओं में पारदर्शिता लाना चाहिए ताकि जो योजनाएं उनके लिए बनाई जाती हैं वो उन तक पहुंचाया जा सके और उन्हें मिल सके। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। जी सर, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे आपने और जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और इसके संदर्भ में हम जो देखेंगे वह भी आपके हर प्रकार के जो प्रयास हैं वह किस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम उस आदिवासी क्षेत्रों पर हम कैसे अपनी पहुंच सुनिश्चित करें, किस प्रकार से आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है, साथ ही साथ में 5वीं अनुसूची है उसको किस प्रकार से लागू किया जाए जिससे असमानता की खाई को दूर इसमें कर सकते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सभी रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आप सभी के जो विचार थे काफ़ी अच्छे थे, प्रभावी विचार थे, जिससे नक्सलवाद की समस्या को हर एंगल से अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप लोगों ने कवर करने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोगों का जो सेशन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और सभी के लिए जो पॉइंट्स था आप लोगों ने जो पिक्चर अपने क्लियर किया वह एक तरह से बहुत ही सराहनीय रहा है। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जुड़ने के लिए यहाँ पर लाइव सेशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और इस तरह से हम और भी कई सारे सेक्शंस मुद्दों पर हम विचार करेंगे। सो आज के लिए ही इतना ही रखे हैं और फिर आने वाले जो सेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी हम विचार करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट रहा है। सो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।